गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून के करीब हैं। और आप सभी को पता होगा HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लेगा आपका। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी सालों बाद होगा, कुछ वैकेंसीज का, लाइक बॉटनी का और बायोटेक का। जूलॉजी का एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उससे पहले बॉटनी का काफ़ी टाइम बाद होगा। और ये फाइनल है क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार बना दिया है गवर्नमेंट ने। तो आगे से वो क्या करेगी, इसी पे भर्ती किया करेगी असिस्टेंट प्रोफेसर को भी 20-22 हज़ार रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 में। तो ये लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है आप सभी बच्चों के लिए जिनका नेट क्वालिफाई है, क्योंकि नेट ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है और PhD का कोई भी लेना देना नहीं है। आपके हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, ना PhD की कोई वैल्यू है, ठीक है, ना PhD का कोई नंबर जुड़ेगा जो आपका एग्ज़ाम होगा HPSC का अभी उसमें, ठीक है। तो PhD वालों को तो निकाल ही दो। सेकंड, जो PhD वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो रहा है, क्योंकि वो PhD के काम में आपके बिजी हैं। काम तो कुछ नहीं है, हालांकि वैसे ही टाइम पास करना है, 9 से 5 जाना है, उसकी चुगली कर ली, उसकी चुगली कर ली, उसकी चुगली कर ली, इधर से जाए उधर से जाए। और हरियाणा या मतलब भारत में भी मतलब क्या ही बोल रहे हैं, 100% में से 90%, 10% काम होता हुआ ढंग का, बाकी 90% बस अपना टाइम काट रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी बच्चों को भी मैं बोल देता हूँ कि टाइम मत काटिए, आपके लाइब्रेरी में जाके आप पढ़िए, क्योंकि ये लास्ट मौका है, इसके बाद कोई मौका मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक ये बात है। उसके बाद बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी आएंगी। देखिए वैकेंसी वैसे तो 180 क्या है आपकी, 180 बॉटनी की, 180 जूलॉजी की सैंक्शन है, यानी खाली है। अब ये कितनी निकालेंगे, एक नोटिस आया था पहले, वायरल हुआ था, उसमें 95 की बोल रहे थे। मेरे हिसाब से 100 मान लेते हैं, 100 अगर वैकेंसी भी आती है, ठीक है, 100 जूलॉजी की आती है, 100 बॉटनी की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 गुना ही कैंडिडेट बुलाएंगे ये, ठीक है। तो 100 का 4 गुना यानी टॉप 400 बच्चों में आपको आना पड़ेगा। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक बार जाके हमारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए कितनी हरियाणा में, और उसके बाद प्राइवेट से देख लीजिए कितने MSc नेट है। इसमें PhD का कोई मामला नहीं है, MSc नेट आपके क्या है, एलिजिबल है, MSc और नेट, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, वैकेंसी 2014 में भर्ती हुई थी, 2014-15 में, उसके बाद बॉटनी की तो आई नहीं है। अब तब से लेके लगभग 10 साल में कितने नेट कैंडिडेट हो गए होंगे, MSc और नेट, अंदाज़ा आप लगा सकते हो खुद कितने फॉर्म आएंगे। प्लस में यहाँ पर आपका क्या है कि बाहर की स्टेट के भी क्या बच्चे भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारे जो कमीशन है वो इतना शानदार कमीशन है कि कोई वो आपके रोक नहीं लगाता है, ठीक है। और अभी भी ये भी क्लियर नहीं है अभी तक, मेरा जहाँ तक बात हुई है, MSc जेनेटिक्स, MSc बायोटेक, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc बायोकेमिस्ट्री, ये बायोटेक की जो 4-5 ब्रांच, एग्रीकल्चर, पता नहीं क्या क्या है, ये सारे बच्चे आपके एलिजिबल हो सकते हैं बॉटनी जूलॉजी में। मेरे को ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही पता चल जाएगा। लेकिन ये ऐसा बोला जा रहा है कि इनको भी मौका दिया जाएगा। अभी तक ये कोर्ट में ही था मामला। हालांकि जो जेनेटिक्स और बायोटेक के और ये बच्चे थे, ये जो लगे हुए थे कॉलेज में, ये हटा दिए गए थे। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था, अभी देखना होगा, मामला गरमाया हुआ है। तो अगर ये एलिजिबल होते हैं तो और ज़्यादा बच्चे बढ़ेंगे। मैं सिर्फ बॉटनी जूलॉजी के ही मान लेता हूँ। तो आपको टॉप 400 में आना पड़ेगा, 100 सीट आएंगी बॉटनी की, और ऐसे ही जूलॉजी के बच्चों को टॉप 400 में आना पड़ेगा अगर आपको सेकंड स्टेज ऑफ एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका बच्चे कितने होंगे। मेरा जो अनुमान है, बॉटनी के कितने बच्चे होंगे, तो बॉटनी के 40 में से आपका एक साल में कितने नेट होते हैं, एक साल में, अभी तो एक साल हुआ नहीं, तो मेरे हिसाब से बॉटनी के आपके नेट जो कैंडिडेट मिलेंगे वो 2000 के आसपास मिलेंगे हरियाणा में। बस इतने ही फॉर्म आएंगे, 2000 के आसपास के फॉर्म आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3000 हो सकते हैं, नहीं तो 2000 मेरा अनुमान है, इतने फॉर्म आएंगे। जूलॉजी के थोड़े नेट ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बॉटनी, तो यहाँ पर ये आंकड़ा 4000 के पास जा सकता है, 3 से 4000 के बीच में कैंडिडेट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अब ये वो सिनेरियो है जब आपका क्या है, हरियाणा का बच्चा और थोड़ा मोटा इधर उधर का, अगर ज़्यादा ही बवंडर मच गया, सभी को ही पता चल गया कि वैकेंसी हो रही है, तो ये फॉर्म जा सकते हैं आपके 6 से लेकर 10,000 के बीच में। अगर दिल्ली वाले भूखे बैठे हैं, उनको पता चल गया, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आसपास के बच्चों को, कि हरियाणा में तो MSc नेट के बेस पे नौकरी मिलती है, ठीक है, तो फिर वो बवंडर होगा। और वो बवंडर में आपका क्या होगा, 6 से लेकर 10,000 तक के जो बच्चे हैं आपके, वो फिर आपके क्या हैं, एग्ज़ाम में बैठेंगे, ठीक है।
तो ये 6 से 10 हज़ार का जो आंकड़ा है वो कब जा सकता है, 2 केसेस में जा सकता है। एक तो आपका दिल्ली के जो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, मिरांडा को जितने भी कॉलेज हैं, DU के, JNU के, अगर इनको पता चल जाए कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, इनको मतलब अंदर से एक जुनून पैदा हो जाए, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं काफ़ी सारे, तो जो मैं जानता हूँ जिनको, जो DU में हैं या आसपास के हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से बच्चे आएंगे। तो अगर वो आंकड़ा मतलब ये ज़्यादा प्रचार होगा इसका, तो ये आंकड़ा जाएगा 6 से 10 हज़ार, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैकेंसी आ रही है हरियाणा में। और साथ में अगर इनको जेनेटिक्स वालों को बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इनको अगर बायोटेक वालों को एलिजिबल कर दिया बॉटनी जूलॉजी में, तो ये आंकड़ा 6 से 10 हज़ार का जा सकता है आपका, ठीक है। नहीं तो ये आंकड़ा 2.5 से 4 हज़ार के बीच में या 3 हज़ार के बीच में रहने वाला है। 2.5 से 3 हज़ार बॉटनी का और 3 से 4 हज़ार जूलॉजी का आंकड़ा रहने वाला, इतना आपका कंपटीशन आप मान के चलिए, इतना ही कंपटीशन आपका रहेगा, ठीक है। चलिए अब पैटर्न की बात कर लेते हैं। पैटर्न क्या रहेगा आपका एग्ज़ाम का? पैटर्न जो रहेगा आपका एग्ज़ाम का वो वही है आपका प्री एग्ज़ाम, मेंस और उसके बाद आपका इंटरव्यू। प्री होगा 100 नंबर का, ठीक है, मेंस होगा 150 नंबर का। इसी के बेस पे से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि इंटरव्यू में जाएंगे। 87.5% नंबर जोड़ेंगे यहाँ पर, 12.5% यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कितने कैंडिडेट बुलाएंगे? प्री से 4 कैटेगरी के 4 गुना कैंडिडेट को उठाएंगे और उनका लेंगे मेंस। मेंस से कितने गुना कैंडिडेट उठाएंगे? 2 टाइम्स ऑफ द पोस्ट, ठीक है, उसको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। इट्स वेरी टफ कंपटीशन, मतलब बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। अगर आप ये सोच रहे हो सुबह तैयार होके मैं लैब में चला गया, दोस्त ने फ़ोन कर दिया, वो चौगड़ी मार के वहाँ पर चाय पी ली, फिर जूस पी लिया और जूस पी के फिर अपने बाइक पे घूम लिए, फिर फिल्म देख आए और फिर जाके अपने जो महबूब है या महबूबा है वहाँ पर बातचीत होगी, तो भाई देखो अगर ये आपका पैटर्न रहने वाला है तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा किसी भी हालत में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है। आपका 4 टाइम्स में आना है आपको, ठीक है। तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको मतलब आप एक स्टूडेंट से कैसे आगे हो, ठीक है, और वो आपकी पैटर्न्स में तैयारी होगी। अभी आपने PGT का एग्ज़ाम देखा होगा, अनएक्सपेक्टेड एग्ज़ाम आया, 40-40 नंबर बन गए बच्चों के, लेकिन उसमें भी तो 60 नंबर बन रहे ना किसी बच्चे के या किसी बच्चों के, उन्होंने भी तो मेहनत की है। तो अगर आपको नौकरी चाहिए है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के लिए सेक्रीफाइसेस ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अगर सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो फिर तो ओबेस सी बात है, बाहर होगे, टर्मिनेट हो जाओगे, क्योंकि आपको आगे रहना पड़ेगा अपने अपोनेंट से। आगे कब रहोगे? जब आप कुछ स्ट्रेटजी अपनाओगे, ठीक है। तो डोंट वेस्ट टाइम, अपनी कम मतलब तैयार होके अपना ज़बरदस्त तैयारी करो भाई, यही एक ऑप्शन है। तो पैटर्न मैंने बता दिया है, कैसे क्या सेलेक्ट होगा वो बता दिया। अब आ जाते हैं, पैटर्न की बात होगी, अब आ जाते हैं आपका सिलेबस। सिलेबस जो होगा वो होगा आपका, जो आपका PGT में दिया है वही एग्जैक्ट सिलेबस होगा, कोई बदलाव नहीं है सिलेबस में। 1-2 यूनिट ऐड होगा, मतलब सारी यूनिट भी सब है वही यूनिट है, लेकिन जो पेपर का लेवल है उसको कहना मुश्किल है, क्योंकि HPSC है, HPSC और HSSC हरियाणा से पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अभी PGT का एग्ज़ाम हुआ, अनएक्सपेक्टेड एग्ज़ाम बिल्कुल, ठीक है। पूछना कुछ था, पूछ कुछ रखा है, सिलेबस दे रखा है महाभारत और पूछ लिया 2 पेज में से। तो ऐसा सिलेबस है, कोई लेवल नहीं है क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आसान, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल टफ, मॉडरेट तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो आप विश्वास नहीं कर सकते, आपको 3 फेजेज में तैयारी करनी होगी। सबसे पहले NCERT से मेरा मतलब है 11वीं और 12वीं की, और यहाँ पर आपको करने पड़ेंगे नीट के क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ये कवर हो गया 11वीं 12वीं। फिर आ जाती है आपकी BSc में आपको क्या करना पड़ेगा? BSc की बुक्स मत पढ़ना, क्योंकि वो ऑलरेडी MSc में हो, ठीक है। तो BSc की आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी और यहाँ पर क्वेश्चन करने पड़ेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस। थ्योरी करोगे तो इतना टाइम आपके पास नहीं है। तीसरी जो आती है वो आती है आपकी, यहाँ इसको कहते हैं MSc ऑलरेडी आप नेट किसी ने अभी क्वालिफाई किया होगा, या कोई बच्चा आप पढ़ा भी रहे होंगे, काफ़ी बच्चे नेट वाले बच्चों को। यहाँ पर आपको लेके चलना पड़ेगा थ्योरी प्लस में आपका नेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, चाहे वो DBT का है, चाहे वो ICMR का है, चाहे वो क्या है आपका इसका है CSIR का या गेट के। इसमें PGT में गेट के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, ऐसे अप्रोच करनी पड़ेगी आपको। और साथ में आपको रिटर्न की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव का टाइम 1 महीने से कम, यानी 20-25 दिन का ही सब्जेक्टिव का टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करूँगा, मैं तो बस सब आता है मेरे को, वो है गलतफहमी आपकी। प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे।
अब यहाँ पर इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, इस चैनल पर आपको लगभग 200 पेपर्स करवा दिए जाएंगे एग्ज़ाम तक, और हर एक पेपर में 100 से 150 क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन इतने ऑथेंटिक होंगे कि मतलब पेपर ही क्या पता ही नहीं में से आपके चैनल से यहीं से आ जाए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आपको जुड़ना है, सारी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम होगा कब। एग्ज़ाम आपका कब होगा, इस पर काफ़ी चर्चाएँ हैं। देखिए, एग्ज़ाम के दो तरीक़ों से एग्ज़ाम हो सकता है। एक तो अभी नोटिफिकेशन आएगा अक्टूबर में, ठीक है, पेपर होगा आपका लेट नवंबर और आपका होगा दिसंबर में स्टार्ट, और ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी आएंगी, तो ये आपके चलेंगे जनवरी और फैब तक। ठीक है, जनवरी तक चलेंगे। उसके बाद होगा आपका फैब में क्या है ये मेंस का लिखित, और मार्च में होगा इंटरव्यू। ठीक है, मार्च में आपको ज्वाइनिंग दे दें, क्योंकि मार्च के एंड में आचार संहिता लग जाएगी। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो होगा आपका कि ये जो वैकेंसी है ये अभी ना आए, ये वैकेंसी आए आपकी जनवरी में। ठीक है, जनवरी में फॉर्म निकलेंगे इसके। दूसरा सिनेरियो पहला मैंने बता दिया है, दूसरा जनवरी में इसके फॉर्म निकलेंगे, फैब में आपका प्री होगा, मतलब फैब के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में प्री होगा, उसके बाद लग जाएगी आचार संहिता। फिर आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो होगा जून में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होंगे जुलाई में, और अक्टूबर में जो स्टेट इलेक्शन है उनके लिए आचार संहिता लग जाएगी, और अगस्त में आपको क्या दे देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। दूसरा तरीका ये होगा, इन दो तरीकों में से ये भर्ती पूरी होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा सारी स्ट्रेटजी बता दी है। अब रही बात सब्जेक्टिव की। भाई सब्जेक्टिव में आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, मतलब जो आपका ओवरव्यू है वो आपको पता होना चाहिए। लिखना तो आप लिख दोगे, तरीका क्या है लिखने का, डायग्राम प्रोफेज पता है आपको, मेटाफेज पता है, यही लिखने में होंगे, बस आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है जैसे हम ऐसे लिखते हैं। रही बात इसकी, तो ये जो पैटर्न रहेगा ये रहेगा आपका प्री का जो है 100 का 80 + 20। अब कोई ये सोचता हो कि इन 80 में से मैं 60 ले लूँगा, वो तो है उनका वहम, क्योंकि 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। देखिए बच्चों, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये मैथ के 5 आएंगे ये भी करना पड़ेगा, ये मैथ रीजनिंग आएंगे ये भी करना पड़ेगा, इंग्लिश का पैराग्राफ आएगा ये भी करना पड़ेगा, और 5 की हरियाणा जी की आएगी वो भी करनी पड़ेगी। अगर आप इनको छोड़ के जाओगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाओगे, क्योंकि एक एक नंबर के लिए मारकाट मचेगी। तो आपको अभी से अपना मैथ, आपकी रीजनिंग, आपका ये पैराग्राफ और हरियाणा जी की आपको करनी स्टार्ट पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और स्टूडेंट करके जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ आप 20 में से 10-12 नंबर क्लेम करो, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। इन 80 में मैंने बता ही दिया आपको। एनसीईआरटी पढ़ो, उसके क्वेश्चन करो, फिर बीएससी की बुक्स पढ़ो, उसके क्वेश्चन करो, और फिर नेट की करो। ठीक है, ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना बेसिक छूटे, ना मिडल छूटे, ना आपका हायर लेवल छूटे। कहीं से भी पूछे हमको क्वेश्चन आता है जी। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे बेसिक, इस चैनल पे मीडियम, और उसके बाद आपको एडवांस लेवल के। तो जुड़े रहोगे तो क्या पता यहीं से आपका सिलेक्शन करवा दूँ, मेरा हो या ना हो। ठीक है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका सिलेक्शन हो तो वो मज़े की बात होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके, आपको कोई पर्सनल ओपिनियन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम है मोहित शर्मा, मैं हूँ आपका एजुकेटर। आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। आपको इस तरीके से तैयार कर दिया जाएगा 2-3 महीने में कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में मैसेज छोड़ के। धन्यवाद, यही थी आपके लिए अपडेट। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं।